बजट इजलास का आज तीसरा दिन है। हुकूमत की कोशिश होगी कि दोनों ऐवानों की कार्रवाई खुश असलूबी से चले। वहीं ओपोजिशन मुख्तलिफ मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। पेगासस डील के बारे में गैर मुल्की अंग्रेजी अखबार के इंकशाफ के बाद ओपोजिशन लगातार इस मामले पर सरकार पर सवाल उठा रही है और जवाब तलब कर रही है। बेरोजगारी, महंगाई, एमएसपी जैसे मामलों पर ओपोजिशन सरकार पर हमलावर है। ऐसे में बजट इजलास के दौरान हंगामे के भी आसार हैं। वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज लोकसभा में ओपोजिशन की जानिब से बात रखेंगे। यूपी समेत 5 रियासतों के इंतखाबात के पेश नजर तहरीक तशक्कुर पर गर्मा गर्म बहस होने के आसार हैं। राहुल गांधी लोकसभा में ओपोजिशन की जानिब से सबसे पहले तहरीक तशक्कुर पर बात करेंगे। वहीं बीजेपी के जानिब से हरीश द्विवेदी बहस का आगाज करेंगे। हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पार्लियामेंट सेशन में आज क्या कुछ मुद्दे उठेंगे और ओपोजिशन किन मुद्दों को लेकर के हमलावर होगी? रवि जी, चर्चा होने वाली राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होता है, उस पर चर्चा की जाती है। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस पर चर्चा होनी है। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा की जो समय है उस समय में बदलाव किए गए हैं। पहली पारी में राज्यसभा की कार्यवाही चलेगी। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी और दूसरी पारी जो 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक रखा गया है वो लोकसभा की कार्यवाही होगी। तो 4 बजे से 9 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही चलेगी। चर्चा के दौरान ऐसा बताया जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी शुरुआत करेंगे। विपक्ष कांग्रेस की तरफ से पहले वक्ता होंगे। करीब 5 बजे वो लोकसभा के अंदर बोलेंगे। जो टाइम अलॉट किया गया, करीब 10 घंटे का समय अलॉट किया गया है पार्टियों को लेकर। और उसके बाद शुक्रवार को ऐसा बताया जा रहा है कि इस पर प्रधानमंत्री अपना बयान देंगे। तो सत्र के दौरान हंगामा होने का आसार जरूर है, क्योंकि कई ऐसे मसले हैं जिन मसलों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश जरूर कर रही है। लेकिन अभी चूंकि जो टाइम अलॉट किया गया है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है, उस पर चर्चा कराई जानी है। तो उसमें बहुत ज़्यादा हंगामे की गुंजाइश नहीं दिख रही कि बहुत ज़्यादा हंगामा होगा, क्योंकि विपक्ष पहले भी ये कहता रहा है कि इस बार जो सत्र चल रहा है उसमें समय काफ़ी कम दिया गया है। सिर्फ 11 दिनों का पहला सत्र होगा, उसके बाद फिर जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद दूसरा सत्र शुरू होने वाला है। तो ऐसे में चर्चा के लिए आज समय जरूर अलॉट किया गया है। लेकिन जिस तरह के जो तेवर हैं बजट को लेकर, तो उससे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सदन के अंदर हंगामे होने के आसार हैं। बिल्कुल रवि, और वहीं पेगासस का मामला जो है पहले से ही ओपोजिशन उस मुद्दे को उठाती रही है। वहीं इस बार भी पार्लियामेंट सेशन में पेगासस का मुद्दा काफी अहम रहेगा और राहुल गांधी पहले से इस मुद्दे को लेकर के काफी वोकल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि सीपीआई के एक लीडर हैं, उन्होंने पेगासस को लेकर नोटिस भी दिया है राज्यसभा के अंदर और उन्होंने मांग की है कि जजमेंट नोटिस देकर मांग की है कि इस पर चर्चा कराई जाए। हालांकि जब बीएससी की मीटिंग होती है, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है पार्लियामेंट की, उस बैठक के दौरान ही जो टाइम हो अलॉट किया गया था कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होगा उस पर चर्चा कराए जाने के लिए इतना समय मुकर्रर किया गया। तो ऐसे में इसकी संभावना कम दिख रही कि सरकार की तरफ से कोई एडजमेंट मोशन स्वीकार किया जाए और चर्चा कराई जाए। इसकी संभावना काफ़ी कम दिख रही है। लेकिन चूंकि पार्टियों को जो वक्ता है उनको बोलने का समय दिया जाएगा, तो ऐसे में अपनी बात के जरिए ही वो लोग सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें। अभी करीब 10 बजे से राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। ऐसा बताया जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे हों या तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, जो सांसद है वो अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी तरफ से बात रखेंगे। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में राहुल गांधी बोलेंगे, क्योंकि कल जब उनसे बजट को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि उन्हें जो भी बोलना होगा वो सदन के अंदर बोलेंगे। तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि बजट को लेकर भी या जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ तो दोनों को लेकर राहुल गांधी या सदन में कांग्रेस तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। जी बिल्कुल रवि, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 11 बजे अवाम से वर्चुअल खिताब करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि वो पेश हुए तरक्की पसंद बजट के बारे में लोगों से खिताब करेंगे। साथ ही पीएम ने प्रोग्राम में शिरकत के लिए लोगों को दावत दी है। इसके अलावा वजीर आजम डिजिटल मीडियम के जरिए मुल्क भर के बीजेपी कारकुनों से भी खिताब करेंगे। उत्तराखंड में असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम तेज होती जा रही है। कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज देहरादून का दौरा करेंगी, जहां एक तरफ वो कांग्रेस का मंशूर अवाम के सामने पेश करेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ 70 असेंबली हलकों में वो कारकुनों और अवाम से वर्चुअल खिताब करेंगी। देहरादून में 1000 अफराद की गुंजाइश वाले हॉल में वर्चुअल रैली और मंशूर का इजरा के लिए
तैयारियां की गई हैं। वाज़ेह रहे, उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए एक मरहले में 14 फरवरी को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, तमाम सियासी पार्टियों की तशहीरी मुहिम तेज तर होती जा रही है। वहीं बीजेपी वोटरों तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस ज़मन में आज वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह घर घर मुहिम चलाएंगे। अमित शाह अलीगढ़ और बदायूं में वोटरों से बात करेंगे, तो वहीं राजनाथ सिंह लखीमपुर और पीलीभीत में लोगों से बीजेपी के हक में वोट मांगेंगे। यूपी में इंतखाबी तशहीर के लिए वजीर आला योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं। सीएम योगी लोगों को अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों को शहर शहर जाकर बता रहे हैं। इसके मद्देनजर आज सीएम योगी बुलंदशहर और मथुरा में लोगों से बातचीत करेंगे और बीजेपी के लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात 7 मरहलों में होंगे। वहीं सीएम योगी गोरखपुर सीट से मैदान में हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम को ऑपोजिशन भी टक्कर देगा। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव शामली, बागपत और गाजियाबाद का दौरा करेंगे। वहीं दोपहर 12 बजे करीब शामली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां उनके साथ आरएलडी के सदर जयंत चौधरी भी मौजूद होंगे। तो दूसरी तरफ बीएसपी सदर मायावती भी आज असेंबली इंतखाबात के लिए पहला बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है। आज आगरा में मायावती अवामी रैली से खिताब करेंगी। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, तमाम तर सियासी पार्टियां और खासतौर से जो बड़े चेहरे हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हाँ देखिए, अब कोई गुंजाइश बची भी नहीं है मुनज़्ज़ा जी, और आप मुसलसल बताती रही हैं हमारे नाज़रीन को कि किस अंदाज से तमाम सियासी पार्टी के लोग, जो अहम लोग हैं, उन्होंने अब अपनी कोशिशों की इंतहा कर दी है और कोई इलाका, कोई खित्ता, कोई मौजू ऐसा नहीं है जिस पर वो बात न कर रहे हो, जहां वो जाकर लोगों को मुतमईन करने की कोशिश न कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जमात, बरसर इक़्तिदार जमात जिस पर बीजेपी है, जिसके प्रोग्राम सिर्फ किसी एक शख्स के ताल्लुक से नहीं बल्कि तमाम अहम शहरों के ताल्लुक से चल रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, देखिए पीएम के वर्चुअल जो आम सभाएं हैं उनका सिलसिला जारी है। आज भी वो झांसी और शाहजहांपुर समेत कई अहम इलाकों के लोगों से वो बात कर रहे हैं। अच्छा, राजनाथ सिंह भी लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के तमाम इलाकों में आज जाएंगे, जहां पर लोगों से बाकायदा तौर पर अपने कैंडिडेट को जिताने की दरख्वास्त करेंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग में शरीक होंगे। इसके अलावा अमित शाह भी रामनगर, बदायूं और तहसीन के दौरों पर हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी बुलंदशहर को संभाल रखा है। तो देखिए, मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ खित्ते हैं जहाँ पर लोग अपनी अपनी कोशिशों में सरगर्म हैं और कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा, सिर्फ बरसर इक़्तिदार जमात की बात ही नहीं बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ भी मुकम्मल तौर पर अब देखा जा रहा है कि कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता है, सरगर्म अमल है और मुख्तलिफ इलाकों को कवर कर रहे हैं सभी लोग, चाहे वो अखिलेश हो या मायावती हो। मायावती आज आगरा रहेंगी, आगरा में लोगों को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए। दूसरी तरफ अखिलेश भी कई इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मुनज़्ज़ा बिल्कुल तारिक कमर, और अगर हम मायावती की बात करें तो पहले जो है ऐसा जाहिर हो रहा था कि मायावती शायद इंतखाबी रैलियों से खिताब नहीं करेंगी और इस हवाले से कांग्रेस सपा ने तनकीद का निशाना भी बनाया था, लेकिन अब जो है वो मैदान में खुद उतरी है और खुद जो है अवाम के पास पहुंचकर वोट मांग रही है। देखिए, मायावती का जो इस मरतबा इलेक्शन में सियासी नजरिया रहा है, सियासी अप्रोच रहा है, उसको लेकर मुख्तलिफ किस्म की क़यास आराइयाँ की जा रही हैं, लेकिन सियासी जमातों के अपने मौक़िफ़ होते हैं, उनके अपने नज़रियात होते हैं। हालांकि जिस अंदाज से कसीर तादाद में मुस्लिम कैंडिडेट को वो टिकट भी दिए गए हैं बीएसपी की जानिब से, और उन्होंने बहुत देर भी कर दी है गालिबन निकलने में। जैसे शुरू से देखा जाता था तो वो बहुत सरगर्म रहती थी, बहुत एक्टिव रहते हुए तमाम अपने इलाकों में जाती थी, उन तमाम इलाकों का दौरा करती थी जहाँ जहाँ उनको ये लगता है कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे। बल्कि यूँ कह सकते हैं कि पूरी रियासत पर ही असरअंदाज होता था ये इलेक्शन। लेकिन इस मरतबा वो देर से जरूर निकल रही, लेकिन आज इसका आगाज हो रहा है। आगरा पहुंचेंगे और आगरा पहुंचने के बाद बाकायदा तौर पर लोगों से बात करेंगे ताई नगरी में। तो ये जो तनकीदें तबसरे हैं, ये सियासी जमातों के अपने अपने नजरियात हैं। ताहम इतना जरूर है कि हाँ, इस मरतबा मायावती उतनी एक्टिव नजर नहीं आई है इलेक्शन में जितना गुज़िश्ता इलेक्शन में रही है वो। मुनज़्ज़ा
बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका। नाजरीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आग लगी है, अलाव की चिंगारी से ये आग भड़की है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो कटिहार से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बिहार के कटिहार से ये बड़ी खबर है। मदरसे में आग लगी है, अलाव की चिंगारी से ये आग भड़की है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, कटिहार मदरसे में आग लगी है, अलाव की चिंगारी से ये आग भड़की है और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। अलाव की चिंगारी से मदरसे में आग लगी है। मजीद तफसीलात के साथ सुबोध हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, ये बताएं क्या कुछ नुकसान इस आग की वजह से हुआ है? नुकसान की अगर बात करें, नुकसान निश्चित तौर पर बड़ा हुआ है, लेकिन इमारत जो है उसी की नुकसान हुई है। कोई लोग मौजूद नहीं थे, इसीलिए बाल बाल लोग बच गए। इस यही बड़ी राहत की बात है। हालांकि स्थानीय लोगों के पहल से आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक जो इमारत बना हुआ था या जो एक किचन शेड बना हुआ था वो जलकर पूरी तरह राख हो गया है। आग की वजह क्या बताई जा रही है? क्या अलाव की चिंगारी की वजह से ये आग भड़की है? देखिए, अलाव की चिंगारी से आग भड़कने की बात कही गई है और जो वहाँ प्रतिनिधि है वो भी बता रहे हैं कुछ लोग अलाव जलाकर ताप रहे थे और उसी दौरान आग लगी है जिससे ये पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। सुबोध, बेहद शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दे, इंदौर से ये बड़ी खबर है। बूस्टर डोज नहीं लगवाने पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह रोक दी गई। 6000 सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह रोकी गई है। बूस्टर डोज लगवाने पर ही तनख्वाह मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदौर से ये बड़ी खबर है। बूस्टर डोज नहीं लगवाने पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह रोक दी गई है। 6000 सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह रोकी गई है। बूस्टर डोज लगवाने पर ही तनख्वाह मिलेगी। तो सरकारी मुलाजमीन के लिए इंदौर में बूस्टर डोज लगवाना अहम हो गया है। तनख्वाह पानी है तो बूस्टर डोज लगवाना होगा। आपको बता दें 6000 सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह रोकी गई है। आगे बढ़ते हैं, शुमाली हिंद में सर्दी का सितम जारी है। ठंड और कोहरे की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। वहीं कोहरे की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी हल्की पड़ गई है। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब समेत कई इलाकों में ठंड की वजह से दर्जे हरारत में काफी कमी है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठंड और कोहरे का असर ट्रेन खदमात पर भी पड़ा है। ठंड इस बार ज़्यादा है, लेकिन लास्ट 2 डेज से इट लुक्स इट्स बेटर, इट्स गेटिंग बेटर। होप कि नया कोई स्पेल ना आए इसमें, क्योंकि इसमें हमारा मॉर्निंग वॉक वगैरह सब डिस्टर्ब हो जाता है। काफ़ी टफ है एक्चुअली। आज फिर भी थोड़ा सा फॉग भी सही है। कल तो बिल्कुल ये था कि 20 मीटर की दूरी पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो इवन ड्यूरिंग द मॉर्निंग वॉक भी हम लोगों को काफ़ी समस्या आ रही थी, लेकिन आज बेटर है एंड वी आर होपिंग कि ये ऐसा ही रहे, जिससे कि कम से कम हमारा मॉर्निंग वॉक डिस्टर्ब ना हो। इस समय ज़्यादा हुआ है और सुबह हम यहाँ पे 6 बजे करीब आते हैं तो इतना कोहरा रहता है, बहुत कोहरा रहता है। रोड क्रॉस करने में भी दिक्कत आती है हम लोगों को। फिर यहाँ जाते हैं, फिर व्हीकल भी आते हैं, वो हमें दिखते नहीं है। लाइट तो बिल्कुल ही गायब हो जाती है। हाँ, मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे रूटीन में है, हम हमेशा आते हैं सुबह। आज कुछ लेट हुए हैं, लेकिन सुबह आते हैं। विजिबिलिटी कम हो गई है इस समय, आज तो फिर भी ठीक है, कल तो बहुत ही ज़्यादा कम थी। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर फजाई आलूदगी बढ़ गई है। गुज़िश्ता दिनों बारिश की वजह से लोगों को आलूदगी से राहत मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर दारुल हुकूमत की फजा खराब हो गई है। सफर के मुताबिक दिल्ली की हवा बेहद खराब जुमरे में है और EQI 343 है। वहीं नोएडा का AQI लेवल भी बहुत खराब 358 दर्ज किया गया है।
दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली में मौसम के क्या हालचाल। तो आपको बता दें कि दिल्ली में लोगों को सर्दी और फजाई आलूदगी काफी परेशान कर रही है। एक तो ठंड जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं, अलाव का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वहीं फजाई आलूदगी में फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। फजाई आलूदगी से दिल्ली के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, वो भी उस दौर में जब कोरोना ने सबका जीना मुहाल कर रखा है। इस बीच फजाई आलूदगी लोगों के लिए परेशानियों में इजाफा कर देता है। ख़ास तौर से वो लोग जो बीमार रहते हैं, जिनको ख़ास तौर से लंग्स की बीमारी रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बच्चे बुजुर्ग, उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। शंकर, ये बता दें कि दिल्ली में मौसम इस वक्त कैसा बना हुआ है? ठंड की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। देखिए, राजधानी दिल्ली में जो ठंड का जो असर हो रहा है सुबह में और शाम के वक्त में कुछ ज्यादा हो रहा है, और रात के वक्त में जो ठंड है उसका वो काफी ज्यादा बढ़ जा रही है। और इसकी जो मुख्य वजह है हिमाचल, उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार वहां बर्फबारी है, उसका असर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं एक तरफ ठंड का जो असर है वो बर्फबारी है जो दिल्ली के आसपास के राज्यों में हो रहा है, और दूसरा जो एक असर और एक मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में जो मौसम का साफ नहीं होने की एक वजह पोल्यूशन भी है। जिस तरह से पोल्यूशन की वजह से यहाँ पर जो आसमान जो है वो साफ नजर नहीं आ रहा है, और इसकी जो पिछले कुछ दिनों में लगातार देखने को मिला है कि प्रदूषण की वजह से लगातार इस मामले पर चर्चाएं की गई, बातचीत की गई, और कहा गया कि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में फिर से कंस्ट्रक्शन के जो काम है वो प्रारंभ हो चुके हैं, और कई इलाकों में जो जिस तरह से लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, और पराली जो जिस तरह से बाकायदा पहले जलाई जाती थी पंजाब हरियाणा में, उसका असर होता था, लेकिन अभी जो जिस तरह से पोल्यूशन का असर हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से राजधानी दिल्ली का जो आसमान है वो साफ नजर नहीं आ रहा है, और यही एक मुख्य वजह यहाँ पे बनी हुई है। तो एक तरह से देखा जाए प्रदूषण का असर, तो दूसरी तरफ देखा जाए उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में लगातार जो बर्फबारी हो रही है उसका असर राजधानी दिल्ली में हो रहा है, और जिसका असर यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ का मौसम को देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल शंकर, बेहद शुक्रिया आपका। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 810वें उर्स का आगाज हो चुका है। आज सुबह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जन्नती दरवाजा खोल दिया गया। रात से ही ज़ायरीन दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे। आज माह रजब का चांद नजर ना आया तो जन्नती दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, और कल फिर ये दरवाजा सुबह के वक्त खोला जाएगा। ये जन्नती दरवाजा साल में 4 बार खुलता है। बड़ी तादाद में ज़ायरीन उर्स में पहुंचे हैं। इस मौके पर मुल्क में अमन, खुशहाली, तरक्की और कोरोना से निजात के लिए दुआ मांगी गई। ख्वाजा गरीब नवाज का जन्नती दरवाज़ा हर साल की तरह इस साल भी खुला, और तमाम ज़ायरीन अपनी अपनी अकीदत से यहाँ पर तवाफ़ लगा रहे हैं। ये चांद रात से खोला जाता है जन्नती दरवाज़ा, और 6 रजब तक खुला रहता है। आज से ये खुला है, ये लगातार 6 दिन तक खुला रहेगा। 8 फरवरी तक जन्नती दरवाज़ा खुला रहेगा। तमाम ज़ायरीन यहाँ पर आकर के हाजिरी देंगे, और अपनी मन्नतों के धागे जिन्होंने बांधे होंगे वो खोलेंगे, और नए धागे जिनको बांधने होंगे मन्नत के, अपनी अपनी मन्नतों के धागे बांधेंगे, और अपनी मन्नत मुरादे गरीब नवाज से अर्जियाँ पेश करेंगे। इस साल में 4 बार खोला जाता है। ईद में 1 दिन के लिए खुला जाता है, ईद के छठे दिन 1 दिन के लिए खुला जाता है, बकरा ईद के दिन 1 दिन के लिए खोला जाता है, और रजब में कंटिन्यू 6 दिन के लिए खोला जाता है, जिसमें लाखों लोग आते हैं यहाँ पर हाजिरी के लिए और तवाफ़ लगाते हैं। चांद नहीं दिखने पर जन्नती दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, फिर दूसरे दिन ही जन्नती दरवाज़ा खोला जाता है। जन्नती दरवाज़ा खोल के तमाम आशिक ख्वाजा के लिए बारगाह हुजूर गरीब नवाज में सेहत और सलामती, तंदुरुस्ती, खुशहाली के लिए बारगाह में ख़ास तौर से दुआ की गई कि गरीब नवाज ये जो वबा अला बला बीमारी है, हुजूर मौला पंजतन के सदक़े में, आपके पीर मुर्शद के सदक़े में इस वबा को हमेशा हमेशा पूरी दुनिया से नेस्त व नाबूद फरमाइए। हुजूर इससे जो भी मुतासिर हो उन्हें शिफा अता फरमाइए। सरकार जो भी अला बला आ रही है इसको हमेशा हमेशा दफ़ा फरमाइए। तमाम चाहने वाले जो भी उर्स शरीफ में हाजिरी का इरादा रखते हैं गरीब नवाज, उनके सफ़र को आसान फरमाइए, साथ खैरियत के अपनी बारगाह में बुलाइए, और जो जन्नती दरवाज़ा खुला उसमें तमाम जितने भी आपके आशिक हैं उन सबको इससे हाजिरी का शरफ अता फरमाइए। जन्नती दरवाज़ा साल में 4 मरतबा खोला जाता है, जिसका पहली बार आप खुला है, दूसरी बार रमज़ान शरीफ में के बाद जो ईद आती है उसमें खोला जाएगा। ईद की 6 तारीख को गरीब नवाज के पीर मुर्शद का रोज़ आता है तब खोला जाता है, और एक बार ईद उल अज़हा बकरा ईद के दिन खोला जाता है 1 दिन के लिए।
सिर्फ उर्स के लिए ही 6 दिन के लिए खोला जाता है, बाकी 3 अय्याम में 1 दिन के लिए खोला जाता है। वैक्सीन के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दें, बच्चों के लिए वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की दरख्वास्त। फाइजर बायोटेक ने वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मांगी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वैक्सीन के हवाले से यह खबर है, बच्चों के लिए वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की दरख्वास्त की गई है। फाइजर बायोटेक ने वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मांगी गई है। तो जिस तरह से तेजी से कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इस बीच आपको बता दें कि बच्चों के लिए वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की दरख्वास्त की जा रही है। फाइजर बायोटेक ने वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मांगी गई है। आपको बता दें, कोरोना से एक प्रोटेक्शन वैक्सीन के जरिए ही हो सकता है। हालांकि प्रोटोकॉल फॉलो करना काफी जरूरी है, लेकिन वैक्सीन प्रोटेक्शन है। और इस बीच बच्चों के लिए वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की दरख्वास्त फाइजर बायोटेक ने मांगी है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।